दोस्तों, आज मैं ग्लिच इन द यूनिवर्स का दूसरा भाग एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सीरीज का पहला भाग देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। कब्रिस्तान में ऑफिसर वेक रोज को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। रोज अपने दुख की घड़ी में एना की बातें ऑफिसर वेक को बताने लगती है और वेक इस मौके का फायदा उठाकर उसकी मदद करने का नाटक करता है। वेक रोज को उसके बाकी साथियों के बारे में पूछता है और इसके बदले वो उसकी बेटी एना को ढूंढने का वादा करता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली और क्रिस्टी डॉक्टर अलीशा के फार्म हाउस से भागकर पार्टी करने के लिए बाहर गए हुए थे। इस दौरान क्रिस्टी चार्ली के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन चार्ली उसे इग्नोर करता है। ये देख क्रिस्टी बाकी लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है और वो बातें करते करते एक नदी किनारे जा पहुंचते हैं और फिर वो दोनों पानी में उतरते हैं। अचानक से कोई क्रिस्टी को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे क्रिस्टी खुद को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। चार्ली को इस लड़की की बातें काफी अच्छी लगने लगी थी। ठीक तभी वो नोटिस करता है काफी समय से क्रिस्टी गायब है। चार्ली फौरन क्रिस्टी के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए फार्म हाउस जाता है। दूसरी तरफ जेम्स और केट भी फार्म हाउस पहुंचते हैं। दोनों अपने रिश्ते के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चार्ली उन दोनों को क्रिस्टी के गुमशुदा होने की खबर देता है। जेम्स फौरन क्रिस्टी को ढूंढने के लिए उस पार्टी में जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते वो उस नदी तक पहुंचता है जहां क्रिस्टी एक लड़के के साथ थी। क्रिस्टी बताती है जब उसकी मौत हुई थी तब उसे किसी ने इसी नदी में डुबाकर तड़पाते हुए मार दिया था। क्रिस्टी जेम्स की मदद चाहती थी अपने खूनी को ढूंढने के लिए। अगली सुबह कब्र से निकले लोगों में से जॉन फार्म हाउस से झगड़कर ग्रोसरी की दुकान पर जाकर मिल्क की बोतलों से मिल्क पीने लगता है। दुकान का ओनर जब जॉन को उसकी हरकतों के लिए उसे डांटता है तब गुस्से में जॉन उसे मारने लगता है। कुछ देर बाद जॉन एक स्विमिंग पूल के किनारे जाकर खुद को जान से मारने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ बियो को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जो कि पैट्रिक के घर में बिना किसी की रजामंदी लिए वो घुस गया था। बियो की उम्र को मद्देनजर रखते हुए पुलिस उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है, लेकिन जाते जाते वो पुलिस को पैट्रिक के बारे में कुछ बातें बता जाता है। इधर जेम्स को पैट्रिक के बारे में खबर मिलती है और जैसे तैसे वो पैट्रिक का पता निकलवा कर उसे अपने साथ फार्म हाउस पर चलने के लिए कहता है। पहले तो वो जेम्स की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जेम्स उसे बाकी लोगों के बारे में भी बताता है जो अपने कब्र से खुद ब खुद बाहर निकल आए थे। अब फार्म हाउस में पहुंचने के बाद पैट्रिक अपने सीक्रेट बक्से को खोलने लगता है। उधर रोज अपने पति लियोन से मिलती है। रोज रोते हुए अपने पति से कहने लगती है कि वो जल्द से जल्द अपने परिवार को पहले की तरह इकट्ठा कर देगी। ये सुनकर लियोन बेहद खुश हो जाता है और इतने दिनों में आज पहली बार लियोन रोज से अपने प्यार का जिक्र करता है, वो भी बिना झगड़ा किए। और यहाँ से ऑफिसर वेक और रोज उस एक्सीडेंट स्पॉट पर जाते हैं जहाँ रोज और एना की मौत हुई थी। रोज अपनी बेटी का नाम पुकारने लगती है और उसे वापस इस दुनिया में लौटने की मिन्नतें करने लगती है, लेकिन रोज का ड्रामा देखकर गुस्से में ऑफिसर वेक उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ जेम्स ने क्रिस्टी के कातिल का पता लगा लिया था। क्रिस्टी का कातिल उसका अपना बॉयफ्रेंड केव था। केव ने जानबूझकर उसे पानी में डुबाकर मार दिया था, लेकिन केव ने ऐसा आखिर क्यों किया था इस बारे में वो खुद ही बता सकता है। क्रिस्टी के मौत के बाद केव को 10 साल की जेल हुई थी और कुछ सालों पहले ही उसे छोड़ा गया है। केव का नाम सुनकर क्रिस्टी को वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उन दोनों ने साथ बिताए थे। वहीं अपने खूनी का नाम सुनकर उसका दिल टूट जाता है। क्रिस्टी की हालत देख जेम्स उससे वादा करता है कि वो जल्द से जल्द केव का पता लगाएगा, जिससे कि वो दोनों मिल सके और सच्चाई क्रिस्टी के सामने आ जाए। जेम्स क्रिस्टी को केव का नंबर निकलवा कर देता है। केव क्रिस्टी की आवाज सुनते ही उसे पहचान लेता है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि क्रिस्टी जिंदा है। क्रिस्टी आज रात को केव को उसी नदी के किनारे आने के लिए कहती है जहाँ क्रिस्टी की मौत हुई थी। इधर अलीशा को जॉन के बारे में पता चलता है। जॉन ने खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा। डॉक्टर अलीशा फौरन जॉन को वापस फार्म हाउस लेकर आने के लिए उससे मिलती है।
जॉन बेहद परेशान था क्योंकि बाकियों की तरह उसे अपने बारे में एक भी बातें याद नहीं थी। अलीशा जॉन को एक आर्ट गैलरी में लेकर जाती है और वो उसे उसकी सच्चाई बताती है। सन 1830 के दौरान जॉन एक डाकू हुआ करता था। जॉन बुरा आदमी नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर वो उनका साथ देता था और एक दिन अपने दोस्तों का साथ देकर डाकू की राह पर चलने की वजह से जॉन और उसके बाकी दोस्त को मार दिया गया था। जॉन अलीशा की बातों पर विश्वास करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करके एक दूसरे के बेहद करीब चले आते हैं क्योंकि जॉन की परेशानी अलीशा ने कम कर दी थी। दूसरी तरफ क्रिस्टी की मुलाकात केव से होती है। केव उसे बताता है वो उसका खूनी नहीं है। वहीं क्रिस्टी को याद आने लगता है जिसने उसे मारा था उसके हाथों पर बड़ी बड़ी टैटू बनी थी जो कि केव को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इससे एक बात तो साबित हो चुकी थी कि क्रिस्टी का खूनी केव नहीं था, लेकिन 10 साल से उसे बेवजह सजा मिल रही थी। अगली सुबह पैट्रिक अपना सीक्रेट बक्सा खोलता है। इस बक्से के अंदर पुराने कपड़े थे। ये कपड़े उस इंसान के थे जिसे पैट्रिक बेहद प्यार करता था। पैट्रिक कलिंडा नामक लड़की से प्यार करता था जो अमेरिका की रहने वाली थी। साथ ही कलिंडा पैट्रिक के घर पर नौकरों का काम करती थी, इसलिए कोई भी उन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं था। लेकिन पैट्रिक के लिए कलिंडा बेहद खास थी। पैट्रिक कलिंडा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन उसी घर में वो बियो को देखकर हैरान रह जाता है और तब जाकर हम जान पाते हैं कि बियो कलिंडा का महान प्रपौत्र है। बियो की दादी पैट्रिक अपने घर पर घुसने से मना कर रही थी, लेकिन पैट्रिक उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ कलिंडा को पता थी। यह जानने के बाद बियो की दादी पैट्रिक की बातों पर विश्वास करने लगती है कि पैट्रिक सच में अतीत में मरने के बाद भी वापस लौट कर आया है। बियो पैट्रिक की मदद करना चाहता था, वो भी उसे अपने घर में रहने की जगह देकर, लेकिन बियो की दादी पैट्रिक को भगा देती है क्योंकि पैट्रिक का परिवार हमेशा बियो के परिवार को नीचा दिखाया करता था। वहीं दूसरी तरफ जेम्स केट को लेकर अपने घर पर पहुंचता है। सारा केट को देखकर हैरान थी क्योंकि उसे अपनी आंखों देखी चीजों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी बेस्ट फ्रेंड मरने के बावजूद भी इस दुनिया में वापस लौट आई है। शुरू में वो दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें कर रही थी, लेकिन कुछ देर बातें करने के बाद धीरे धीरे उनकी बातें झगड़े में बदलने लगती है क्योंकि वो दोनों जेम्स पर अपना हक जमाने लगती है। बातों बातों में सारा को पता चलता है कि जेम्स हाल ही में केट के इतने करीब जा चुका था जिसे करने से पहले अंततः एक बार एक शादीशुदा मर्द होने के नाते उसे अपनी मर्यादा के बारे में सोचना चाहिए था। वहीं इस झगड़े के आखिर में जेम्स कहने लगता है वो उन दोनों से समान रूप से प्यार करता है और उसे अपनी जिंदगी में सारा और केट दोनों की जरूरत है। अगले सीन में क्रिस्टी और चार्ली एक पब में जाते हैं जहां चार्ली अक्सर शराब पीने के लिए जाया करता था। चार्ली अपने मौत के बारे में जानना चाहता था क्योंकि उसे अपने बारे में काफी कुछ याद नहीं था। पब में जाने के बाद पब का ओनर बताता है इस पब में ज्यादातर सैनिक आते हैं और मैं हर जवानों का सम्मान करता हूँ। चार्ली को लग रहा था इस आदमी से उसे अपने बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, इसलिए वो पब ओनर से दोस्ती कर लेता है। पब ओनर चार्ली को काफी सालों पहले हुए युद्ध के बारे में भी बताने लगता है और फिर वो उसे पब के ऊपरी हिस्से में ले जाता है जहां युद्ध से जुड़ी काफी चीजें रखी हुई थी और यहाँ से हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। चार्ली और उसका दोस्त जॉर्ज अपने मिशन पर थे। चार्ली को अपने दुश्मनों को स्नाइपर से मारना था, लेकिन गलत शॉट लगने की वजह से उसने अपना दोस्त खो दिया। इस घटना के बाद चार्ली का मिशन तो पूरा हो गया था, लेकिन इस घटना के कुछ दिनों के बाद चार्ली की मौत हो गई थी। चार्ली की मौत की असली वजह क्या थी, इस बारे में ना तो उसे याद था और ना तो इस बारे में किसी और को पता था। ये सोच सोच कर चार्ली परेशान हो रहा था। वहीं पब से बाहर निकलने के बाद चार्ली जॉर्ज की स्टैचू देखता है। इस स्टैचू को देखने के बाद चार्ली को कुछ बातें याद आ जाती है। जॉर्ज और चार्ली एक दूसरे से प्यार करते थे। वहीं दूसरी तरफ जॉन और डॉक्टर अलीशा एक साथ फार्म हाउस में थे। ठीक तभी ऑफिसर वेक उन दोनों को ढूंढते हुए अलीशा के फार्म हाउस तक पहुंचता है और वो डॉक्टर अलीशा को बाकी लोगों के बारे में पूछने लगता है। वेक डॉक्टर अलीशा को धमकी देता है कि अगर डॉक्टर अलीशा ने मरे हुए जीवित लोगों को उसके हवाले नहीं किया फिर उसके साथ बहुत बुरा होगा। डॉक्टर अलीशा को समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिसर वेक करना क्या चाहता है।
अचानक से जॉन वेक पर हमला कर देता है, लेकिन वेक बेहद आसानी से उस पर बंदूकें तान देता है। जॉन की जान बचाने के लिए अलीशा उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है और फिर वेक उसके घर की तलाशी लेने लगता है। वेक को उसके घर से एक सीटी मिलती है। अलीशा बताती है ये सीटी उसे जॉन के कब्र के पास से मिली थी, लेकिन इसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। अब वेक अलीशा से ऑफिसर जेम्स को कॉल करने के लिए कहकर जेम्स से बाकी मरे हुए जीवित लोगों के बारे में पूछने के लिए कहता है। इस दौरान अलीशा अजीबोगरीब तरीके से बातें कर रही थी और जेम्स को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। जेम्स बेहद अच्छे से उसकी बातों का मतलब समझकर खतरे को भांप लेता है। जेम्स केट और सारा को अपने घर पर ठहरने के लिए कहकर निकल पड़ता है अपने खतरे की ओर। फार्म हाउस पहुंचने के बाद जेम्स नोटिस करता है वेक पहले से काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है और एक्सीडेंट के पहले वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वेक जेम्स से कहने लगता है मरे हुए जीवित लोगों में काफी ऐसी राज की बातें छिपी हुई हैं जिसके बारे में उसके अलावा और किसी को भी नहीं पता है, लेकिन वेक के कुछ कहने से पहले ही अलीशा बात को पलट देती है। जेम्स समझ चुका था कि वेक और अलीशा इन दोनों को कुछ ऐसी बातें पता है जिसके बारे में जेम्स को रत्ती भर भी खबर नहीं है। दूसरी तरफ पैट्रिक अब भी बियो के घर के सामने बैठा हुआ था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद बियो उसकी हालत देखकर उससे मिलने के लिए बाहर आता है। बियो पैट्रिक से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं पैट्रिक कहता है मैं तुम्हारे परिवार को अपनी आधी जायदाद देना चाहता हूँ और इस चीज की आगे की प्रक्रिया करने के लिए पैट्रिक अपने परपोते के बच्चों से मिलता है। उनमें से एक पैट्रिक को ऐसा करने से रोकती है। साथ ही पुलिस की धमकी देकर बियो और पैट्रिक को वो घर से भगा देती है और फिर बियो अपने घर पर चला जाता है। वहीं पैट्रिक फार्म हाउस पहुंचता है। पैट्रिक को देखने के बाद ऑफिसर वेक उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन इस बीच उनका पैर गड्ढे में फंस जाता है और उनका पैर काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इस इंजरी की वजह से वेक अपनी जान भी गंवा सकता है। जेम्स वेक को कुछ दवाइयां देकर अपने काम पर निकलता है। जाते जाते वो डॉक्टर अलीशा से कहकर ऑफिसर वेक का ध्यान रखने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर अलीशा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि कुछ देर पहले वेक उसे और जॉन को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। अब वेक के कार की डिक्की में ऑफिसर जेम्स को रोज की डेड बॉडी मिलती है, जिससे उन्हें ये बात पता चलती है कि ऑफिसर वेक ने ही रोज को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर तक जेम्स का इंतजार करने के बाद सारा जेम्स को ढूंढने के लिए केट के साथ निकलती है। रास्ते में वो दोनों झगड़ने लगते हैं और गुस्से में सारा केट को पुलिस स्टेशन ले जाती है, लेकिन केट वहां से भाग जाती है। इधर गुस्से में सारा डिप्यूटी ऑफिसर क्रिस के पास जाकर केट के खिलाफ एफआईआर लिखवाती है। वो कहती है कि केट बेवजह उसके घर पर तोड़फोड़ करके बार बार घुसती रहती है। अब जाते जाते वो क्रिस को केट की लोकेशन देकर चली जाती है। अब जैसे ही केट को ढूंढते ढूंढते क्रिस केट से मिलता है, क्रिस तो दंग रह जाता है क्योंकि केट तो मर चुकी थी और उसे जिंदा देखकर क्रिस हैरान था। क्रिस केट की मृत्यु के बाद भी उसे जीवित देखकर उसे जेल में बंद रहने के लिए कहता है, क्योंकि उन लोगों को मरे हुए जीवित लोगों की असल सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था और सभी की सेफ्टी के लिए केट का जेल में रहना सही होगा। केट मान जाती है और क्रिस उसे लॉकअप में बंदी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक के परपोते के बच्चे ने बियो की फोन चुरा ली थी। पैट्रिक और बियो उसे अपना फोन देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़का पैट्रिक और बियो से जबान लड़ाने लगता है और उन दोनों पर छुरी से वार करने की कोशिश करता है। गुस्से में पैट्रिक उस लड़के को झूठ मूठ मारने की धमकी देकर उससे फोन छीन लेते हैं और इस इंसिडेंट से पैट्रिक को अपनी मौत की बातें याद आने लगती है। असल में पैसों की लालसा की वजह से पैट्रिक के अपने बेटे ने उन्हें अपने रिश्तेदार और उनकी पत्नी के सामने जान से मार दिया था। कुछ देर बाद केट को बाहर निकालने के लिए जेम्स पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। क्रिस इन सारी खबरों के बारे में जानना चाहता था, लेकिन जेम्स फिलहाल उसे कुछ भी नहीं बताता है और वो जाते जाते क्रिस को डॉक्टर अलीशा के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। रास्ते में दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर अलीशा के अजीब बर्ताव को लेकर बात कर रहे थे। जेम्स को लग रहा था अलीशा मरे हुए जीवित लोगों का इस्तेमाल करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है, या फिर हो सकता है उसका इन लोगों के साथ किसी तरीके का नाता हो। दूसरी तरफ जब फार्म हाउस पर कोई भी नहीं था, तब डॉक्टर अलीशा
ऑफिसर वेक पर किसी तरह की सर्जरी करने लगती है। सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद अलीशा जॉन से कहकर वेक को मरवाना चाहती थी। जॉन वेक को मारने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो कोई किलर नहीं है, लेकिन अलीशा ने उस पर काफी एहसान किए हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर अलीशा उसे जबरदस्ती वेक को मारने के लिए कहती है। जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ठीक तभी जेम्स फार्म हाउस पर पहुँचता है। वो डॉक्टर अलीशा को एक बड़ी कंपनी नॉरगार्ड से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जो उसे उसके घर से मिली थी। इस कंपनी के बारे में जेम्स अलीशा से पूछने लगता है। अलीशा बताती है नॉरगार्ड उसकी खुद की कंपनी है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाती है और हम अब जॉन को देखते हैं जो छुरी लेकर ऑफिसर वेक को मारने के लिए उनके कमरे में गया था। मरने से पहले ऑफिसर वेक एक बार जॉन को अलीशा की बैग चेक करने के लिए कहते हैं। अलीशा की बैग चेक करने पर जॉन को वही सीटी मिलती है जो कुछ समय पहले वेक को मिली थी और ये सीटी जॉन की थी। इस सीटी को बचाने के बाद इसकी धुन को हर वो मरा हुआ जीवित इंसान सुन पा रहा था। इसके साथ साथ जॉन को उसकी मौत की घड़ी याद आ जाती है। अब ऑफिसर वेक जॉन से कहते हैं जितने भी लोग मरकर जिंदा हुए हैं ये प्रकृति के खिलाफ हुआ है क्योंकि उन सभी इंसानों का मरने के बाद जीना सही नहीं है। इससे दुनिया को भी नुकसान पहुंच सकता है और इसलिए मैं तुम सभी को मारना चाहता हूँ। साथ ही हम सभी जानते हैं जिंदगी का मतलब ही होता है मरना। जॉन ऑफिसर वेक की बातों को समझने लगता है और वो ऑफिसर वेक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक एक करके जॉन केट, चार्ली, क्रिस्टी इन सभी को किडनैप करके उसी ब्रिज के पास ले जाता है जिसे पार करते ही ये लोग मारे जाएंगे। जॉन का पीछा करते करते जेन और अलीशा भी उस ओर जाने लगते हैं। ऑफिसर वेक भी जॉन के साथ था और एक एक करके वो सभी को ब्रिज के उस पार भेजने लगते हैं, लेकिन गुस्से में जेम्स उस पर गोली चला देता है। वेक को मारकर जेम्स को बेहद गिल्टी महसूस हो रहा था, लेकिन बाकी सभी उसके ऐसे कदम पर उसका साथ देते हैं। वहीं जॉन प्रकृति के बारे में सोचकर अपनी जान देने के लिए ब्रिज की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन सही समय पर अलीशा उसे रोक लेती है। कुछ देर बाद जेम्स को हॉस्पिटल बुलाया जाता है क्योंकि सारा की लेबर में दर्द शुरू हो गया था और कुछ ही देर में उसकी डिलीवरी होने वाली है। सारा ने एक लड़की को जन्म दिया था, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद सारा की ब्लीडिंग होने लगती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा से जीवित हो जाती है। डॉक्टर्स तो हैरान थे ये देखकर, लेकिन इसे वो ईश्वर की देन मानते हैं क्योंकि ऐसा चमत्कार सिर्फ ईश्वर कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये बात जेम्स को पता चलती है, वो समझ पाता है कि सारा भी उन मरे हुए जीवित लोगों में से एक है जिसकी गुत्थी अब तक ये लोग सुलझा नहीं पा रहे हैं। वहीं मूवी के आखिर में क्रिस जेम्स को कॉल करके अलीशा से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और इन बातों से ये सीरीज और ज्यादा पेचीदा बनने लगता है क्योंकि क्रिस बताते हैं डॉक्टर अलीशा की मौत 4 साल पहले एपवर्थ नामक हॉस्पिटल में हुई थी और इसी के साथ सीरीज का दूसरा भाग यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही थी ग्लिच इन द यूनिवर्स का दूसरा भाग। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो पर दोबारा से 1000 लाइक कर दीजिए और फिर मैं तीसरा भाग लेकर हाजिर हो जाऊंगी। और हाँ, अगर आपको इसकी पिछली एपिसोड देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।